छत्तीसगढ़ के बहुत चर्चित लेमरू अभ्यारण्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जो बयान दिया है उससे राजनीतिक गलियारे में वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बन गया है। इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पर उससे पहले एक दुर्भाग्यजनक घटना जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई है, रेप की घटना हुई थी, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, जहाँ आज मंत्री जी खुद गए थे। वहाँ क्या बातें हुई और किस तरह की बातें हुई हैं हम मंत्री जी से जानेंगे। बाबा, आज आप बलरामपुर गए थे जहां सामूहिक दुष्कर्म की बात आई थी, क्या बातें हुई वहां पर? और एक दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि बलरामपुर ज़िले में ही 5 साल की बच्ची के समेत 5 दिन में करीब 5 बलात्कार की घटना आई है। चूँकि पुलिस वालों ने अपने स्तर पर कार्रवाई तत्काल की है, तो समाज किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है आदिवासी इलाकों में किस तरह की घटनाएँ देखने को मिल रही हैं? ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यजनक भी है और आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि इतने दशकों मैं भी बड़ा हुआ सरगुजा में, मैंने यहाँ के आदिवासी समाज की संरचना को देखा। बलात्कार जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं के बराबर थी। ठीक है, उस समय रिपोर्टिंग को लेके भी महिलाएं कम आती थी, कई प्रकार की स्थितियां हैं, समय बदला है, जागरूकता के साथ ज़्यादा लोग रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन समाज में बहुत खुलापन था और ऐसी स्थितियां जोर ज़बरदस्ती या विकृत मानसिकता की देखने को नहीं मिलती थी। अब ये बार बार सामने स्थिति आ रही है। मुझे एक तो लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग्स दर्शित होती हैं, कहीं ना कहीं इसका भी दुष्प्रभाव ज़रूर होता होगा। मैं व्यक्तिगत YouTube नहीं के बराबर इस्तेमाल करने लगा। जब YouTube में मैंने देखा कि कई प्रकार के चित्रण उसमें एपिसोड्स डाल दिए जाते हैं, एक आध तो गलती से खुला कि अरे ये क्या है, अनचाहे जो रहते हैं, ऑब्जेक्शनेबल रहते हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी उसमें सामान्य रूप से सम्मिलित रहते हैं। आपने मैसेज किया मेरे को, लेकिन उसमें YouTube में आपने कहा कि ये गाना देख लीजिए बाबा, मैंने ये लोड किया है, या कोई कार्यक्रम आपका आपने अपलोड किया है, तो आप कहेंगे कि बाबा वो कार्यक्रम मैंने अपलोड किया है, YouTube में देख लीजिएगा। YouTube खोल रहे हैं तो उसमें नीचे कई प्रकार के रिकॉर्डिंग्स रहती हैं जो काफ़ी कोमल मानसिकता को विपरीत प्रभाव डालने का कारक बन सकती है। तो मुझे ये सारी बातें भी लगता है कि ये आज के ज़माने में पिक्चर वगैरह तो उतना लोग नहीं देख पाते, लेकिन मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन बहुत हाथों में आ गया है और इसके माध्यम से कहीं ये स्थिति ना बन रही हो। नशे का भी सेवन कराने की कोशिश, ये गैर कानूनी व्यवसाय के माध्यम से भी सुनने में आता है कि ब्राउन शुगर वगैरह, ये भी गांवों में इसकी उपस्थिति के बारे में सुनने में आने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों का भी प्रभाव पड़ रहा है। नए युग में, नए ज़माने में, जहाँ नई जानकारियाँ हैं, एक तरफ स्वतंत्रता की भी बात होती है जिस पे प्रश्न जरूर लगना चाहिए और चिंतन होना चाहिए कि स्वतंत्रता का अर्थ कहाँ तक क्या है। ठीक है, मैं YouTube में जाऊँगा तो ऐसे चित्रण को देख के मैं उसको नहीं खोलूँगा, लेकिन एक कोमल मानसिकता का अगर युवा है या युवती है, क्या वो अपने आप को उससे बचा पाएगी? एक कौतूहल भी रहता है, कोमल उम्र रहती है, मानसिकता रहती है कि अरे देख लें क्या है। तो ऐसे चित्रणों से संपर्क में आने से भी कई बार अगर सोच में थोड़ा सा सदी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें एक बड़े जागरूकता का भी अभियान स्कूलों में, कॉलेजों में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 क्लास समय इसके लिए निर्धारित करना चाहिए जहां गाइडेंस दिया जा सके। महिलाओं की और बच्चियों की समानता की स्थिति जो है, हम उस परंपरा के देश हैं जहां शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं। किसी मायने में पार्वती का चित्रण शिव के नीचे नहीं होता, समकक्ष होता है। सीता जी का अगर चित्रण होता है तो राम के नीचे किसी मायने में नहीं होता है। ना केवल अर्धांगिनी, बराबरी के स्थान में सीता को सम्मान के रूप में हम देखते हैं। इतनी देवियों के स्वरूप हमने अपने परंपरा में गढ़े हैं और उसकी मान्यता हम रखते हैं। चाहे वो संतोषी माता हो, चाहे दुर्गा जी हो, अनेकों स्वरूप में, लक्ष्मी जी हैं, अनेकों स्वरूप में हमने देवियों को वो बराबरी का
देवताओं की तुलना में स्थान दे रखा है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे पुरातन दार्शनिक सोच का हिस्सा है, जो आज का साइंस कहता है कि हर मानव में पुरुष और स्त्री का अंग है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर मानव में इसका अंग है। तो और अर्धनारीश्वर की परिकल्पना क्या थी? बराबर का मान सम्मान, एक बराबरी के नज़र से देखना। तो ये वातावरण भी हमको बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही क्राइम डिटेक्शन की बात है, ये ज़रूर एक दुखद सच्चाई है कि पूर्वाभास लगाना बहुत कठिन है। कोई आदतन बदमाश है तो उसकी निगरानी की जा सकती है। कहीं किसी का मानसिक संतुलन तत्कालिक समय में अगर भंग हो गया, टूट गया और वो वैश्यान्य हरकत में उतर आया, तो इसका पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है। फिर भी कार्रवाई त्वरित से त्वरित और दंडात्मक ऐसी दिखनी चाहिए कि अगला कोई मानसिक संतुलन खोए उसके पहले उसको ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, त्वरित और सुलभ न्याय होगा, कड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, इसमें बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये मिला जुला प्रयास हमको करना, महिलाओं का स्थान, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, इसको मजबूत करना। आर्थिक स्वतंत्रता के बगैर मैं नहीं मानता कि स्वतंत्रता का कोई अर्थ या कोई मायने होते हैं, वास्तविक मायने। और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी हर संभव पहल होनी चाहिए और हर मोर्चे पे चिंतन करके और उसको व्यवहार में लाने के लिए स्कूलों से लेके कॉलेजों से लेके सामान्य जगहों पे इसकी चर्चा करके कितने लोगों को मालूम है कि निर्भया कांड के बाद जो देश में कानून बना महिला सुरक्षा के लिए, कि अगर एक लड़की या एक महिला इतनी रिपोर्ट लिखा देती है कि मेरे को गलत नज़र से कोई देख रहा था या पीछे मेरे पे आ रहा था, कि गलत नियत से पीछे आ रहा था, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप बंद कर दिए जाओगे, आपको जमानत नहीं मिलेगी। इतने कड़े कानून विद्यमान हैं, तो जहाँ इन कानूनों का भी उपयोग होना चाहिए। अरे क्या है, चलता है, ये तो क्या है, थोड़ा सा छेड़ने की तो बात है, तो उसमें हल्कापन भी आ जाता है। तो इसमें गंभीरता से इन कानूनों की सोच को समझते हुए महिलाओं की सुरक्षा से के लिए, चाहे वो घरेलू हिंसा के माध्यम से हो, चाहे व्यवहार के माध्यम से हो, या किसी मायने में लड़की को लड़के से कम आंकने के मायने में हो, ये सारे दृष्टिकोण समाज को अगर हम जागरूक कहते हैं तो इनको अपनाने का समय अब बीत रहा है। कल एक आपका बयान था लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई। खुद आप आमरण अनशन या धरने की बात कर रहे हैं सरकार के, उसमें देखिए, जब कैबिनेट में बात आई 450 वर्ग किलोमीटर के लेमरू अभयारण्य को 1995 वर्ग किलोमीटर के अभयारण्य के रूप में प्रस्तुत करके पास करने की बात आई, तो हम लोगों ने खुशी खुशी पारित किया। मैंने बहुत बधाई भी दी मंत्री जी को कि हम लोग तो 450 का ही रखे थे घोषणा पत्र में, आपने तो 1995 का कर दिया। साथ में मैंने ये भी बात उठाई थी कैबिनेट में भी कि गांव देखे नहीं जाना चाहिए। ये जो कोने के गांव हैं, बीच जंगल में अगर कोई गांव बसा है तो एक अलग बात है, उनके विस्थापन की बात आएगी, ये आएगी, तो ये हुआ कि नहीं हटाए तो किसी को नहीं जाएगा। लेकिन उन गाँव में डर हो जाता है कि हम बीच अभ्यारण्य में आ गए, कल के दिन हटा तो नहीं दिए जाएंगे। तो बगल के जो ऐसे गांव थे उनको हटाने के लिए मैंने कहा था कि वो तो नहीं है ना, उसमें आपत्ति है। तो मुझे कहा गया था कि नहीं, गांव नहीं लिए जा रहे हैं, गांव इसमें नहीं आएंगे। अभी कुछ दिनों से ये हलचल होने लगी कि गांवों में जाके अधिकारी, वन विभाग के भी अधिकारी ग्राम सभा या और चीज़ के लिए जोर दे रहे हैं कि लेमरू क्षेत्र में हाथी अभयारण्य में आने के लिए आप सहमति दे दो, और वो ऐसे ऐसे गांव जो कि जंगल से एकदम दूर भी हैं। तो ये कौन सी नई बात आ गई, इसको लेके मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा, नक्शे के साथ भेजा, और चर्चा के बाद उन्होंने मुझे कहा भी कि नहीं बाबा, कोई भी गांव नहीं आएंगे। तो जब मंत्री जी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज के और एक मुझे पूरी जिम्मेदारी से, और मोहम्मद अकबर जी की बात मैं 100% मानता हूँ कि अगर वो कहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहते, पूरा सोच के, जान के और पूरी जिम्मेदारी से किसी चीज़ को कहते हैं। तो उनके कहने के बाद ये अधिकारी उनके विभाग के ज़िले में कैसे जा रहे थे? तो पहले ये बात आ रही थी कि जब कैबिनेट की बैठक थी तब ये सवाल नहीं आया था, और आज ये सवाल आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उस कैबिनेट में था, आप तो नहीं थे, अनुराग सिंह नहीं थे, तो उस कैबिनेट में पूछ लीजिए जो लोग थे उसमें रखा गया कि नहीं।
आज ये सवाल आ रहा है कि 1995 वर्ग किलोमीटर को भी विस्तारित करने की बात आ रही है। ये जो नई बात आई है ये 1995 की नहीं आ रही, ये 1995 के आगे इसको करीब 4000 वर्ग किलोमीटर की बात, कि जो पानी हसदो बांगो क्षेत्र में जाता है, जो बह के पानी जाता है, उन क्षेत्रों में कटाई ना हो, उन क्षेत्रों में माइन ना दिए जाएं, उसको लेके हाथी अभयारण्य के लिए जब सर्वे होने लगा तो भी मैंने जो वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने आपको हवाला दिया कि अकबर जी के साथ आए थे, मैंने उनके साथ वही चर्चा की कि ये जो उदयपुर के क्षेत्र के गांव हैं इनका पानी तो रेण नदी में जाता है और रेण नदी का पानी हसदो बांगो में नहीं जाता है, ये तो आपका वहाँ जाता है रेणुकूट में। वहाँ पर जो रेणुकूट में बांध बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये पानी पूरा रेण नदी का पानी वहाँ जाके वहाँ जो बांध बना हुआ है उसमें समाहित होता है, तो वो हसदो बांगो को कहाँ प्रभावित कर रहा है? तो उस नाते इसमें क्यों ले रहे हैं? कोयला खदान कहीं भी एक आध दो अगर आते हैं तो उसके चलते पूरे गांवों को लेने की क्या आवश्यकता है? सरकार के हाथ में, वो नहीं देना चाहे तो कैसे कोयला खदान जाएगा? और ग्राम सभा है, ग्राम सभा जैसे लेमरू का भी विरोध कर सकती है या समर्थन कर सकती है, वैसे ही वो कोयला खदान का विरोध करेगी या कर सकती है या नहीं कर सकती है, समर्थन दे सकती है, तो वो तो इशू ही नहीं है। ये ग्रामीणों का आरोप रहा है कि एसडीएम काफ़ी दबाव बना रहे थे, क्या प्रस्ताव पास? बिल्कुल यही बात, और इसीलिए मेरी नाराज़गी थी कि जब ऐसा वरिष्ठतम लेवल पे अकबर जी के साथ कैबिनेट के बहुत वरिष्ठ और बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, बहुत अनुभवी मंत्री हैं, उनने अपने विभाग को ऐसा डायरेक्शन दिया है, तो ये एसडीएम और ये एसडीओ वगैरह जाके गाँव वालों पर दबाव क्यों बना रहे हैं? ये नहीं चलेगा, ये सरगुजा में नहीं चलेगा। अब सरकार बनते वक्त कुछ बातें हुई थी 2.5 साल के कार्यकाल का, 2.5 साल नज़दीक हो चला है, अब आगे क्या? ये हाईकमांड का निर्णय रहता है। चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, कई संभावनाओं की और विकल्पों की होती है, लेकिन अंततः हाईकमांड निर्णय लेता है कि कब किनको क्या जिम्मेदारी देनी। तो ये सारी बातों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हाईकमांड तय करेगा। तो सरगुजा की जनता जिस तरीके से पहले भी दुखी हुई है, अब क्या लगता है फिर से वैसे ही कोई स्थिति तो बनने वाली नहीं है? अगर सरगुजा में लोग निराश हुए थे तो ज़रूर ये बात हाईकमांड की भी जानकारी में होगी। सरगुजा के अलावा और भी हो सकता है लोग निराश हुए होंगे कि अपने जिनके साथ संबंध रहते हैं, स्वाभाविक है कि उनके मन में रहता है कि हमारे बीच का आदमी आगे आ जाए, तो ये भावनाओं से शीर्ष नेतृत्व जरूर जानकारी रखता होगा। जब उनको ये सारी जानकारियां हैं तो हम लोगों को चिंता फिर नहीं करनी चाहिए। हमने घर का बड़ा जिनको माना, उनको अपने आप को समर्पित किया है, तो जिस रूप में वो काम चाहते हैं कि आप काम करें, आप उस रूप की जिम्मेदारियां फिर आप ग्रहण करते हैं। संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली गई, कई स्टेट के चुनाव भी बखूबी आपके द्वारा निभाए गए, सफल भी हुए आप। अब क्या लगता है जो जय और वीरू में जो एक दूरी जो देखने को मिल रही है, कहीं ये भी एक वजह तो नहीं है कि दोनों को एक तरह से प्राथमिकता दी गई, अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारियां दी गई थी? ऐसा नहीं रहता है। वो देखिए बाय चांस था, उड़ीसा में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा और विधानसभा के एक साथ, तो जितेंद्र सिंह जी वहाँ के प्रभारी थे और उनको राजस्थान से चुनाव लड़ना था। तो उनका फ़ोन एक दिन आया कि भाई क्या आप वहाँ का जिम्मेदारी लेंगे? तो मैंने कहा था कि भाई देखिए मैं जिम्मेदारी अलग से तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप अगर हैं तो आपके पीछे मैं जो कहिएगा, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूँगा। तो उसी बाबत भूपेश भाई और राहुल जी भी थे, लोहांडीगुड़ा का जब कार्यक्रम था तो उसमें चर्चा हुई, उन्होंने पूछा, तो यही बात मैंने कहा जैसा आप उचित समझें। तो क्योंकि वहाँ चुनाव इनको लड़ना था जितेंद्र सिंह जी को, उस परिस्थिति में वो जवाबदारी मिली। ये भी सही है कि उसके बाद में झारखंड की भी जवाबदारी मिली और राजस्थान में भी जो राज्यसभा का चुनाव होना था, तो मुझे भी कहा गया वहाँ जाने के लिए। अभी ये कृषि बिल को लेकर भी जहाँ जाने की बात थी, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने मुझे कहा कि नहीं, साथ में अगर आप चलेंगे। पटना भी ले गए, जयपुर भी ले गए, भोपाल भी उन्हें जिम्मेदारी लगाई थी। तो जो जिम्मेदारी हाईकमांड से मिलती है